नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी कंपटीशन एकेडमी में। आप सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। हम एमपीएसआई यूपीएसआई में जो पूछे जाते हैं हिंदी के क्वेश्चन, है ना। आप सभी लोग जानते होंगे कि हिंदी के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं में से हम लेके आए हैं। यह क्वेश्चन पिछले कई वर्षों से पूछा गया था, उसको हम आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कि बीपी कंपटीशन एकेडमी द्वारा जो पढ़ाया गया ये कंटेंट है तो आपको कैसा लगा, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, है ना। दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए आप सब लोग, है ना। जल्दी से जल्दी लाइव हो जाइए। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 है, बांस के छिलके से बनाया हुआ पंख के लिए शब्द है। बांस के छिलके से बनाया हुआ पंख, जो पंख हम देखते होंगे गांव में, एक शहरों में भी देखते होंगे कि बांस के छिलके से बनाया जाता है, जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, किसी न किसी काम के लिए उपयोगी होता है। तो बांस के छिलके से बनाया गया जो पंख होता है क्या होता है? बेना है कि बैना है कि बेन है कि बेनू है? अ नंबर बेना। अच्छा, इसमें ब नंबर नहीं लिखा गया है, इसमें होना चाहिए ब नंबर, जो कि टाइपिंग में गलती हो गई है। तो अ नंबर बेना हो जाएगा, ब नंबर हो जाएगा बैना, स नंबर हो जाएगा बेन, द नंबर आपका हो जाएगा बेनू। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा? चलिए ठीक है, 1 सेकंड का समय मिलता है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो बेना होगा कि बैना होगा कि बेन कि बेनू? 4 ऑप्शन है आप सबके लिए, तो आप सभी जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए कोई बात नहीं, आपसे नहीं बनता, कोई बात नहीं। अ नंबर इसका राइट आंसर होगा बेना। अ नंबर बेना इसका राइट आंसर होगा, है ना। इसको गांव में बोलते हैं सुपा, इस्तेमाल होता है ना। चलिए ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेना। क्या हो जाएगा? बेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है आपका, अगला है दूसरा नंबर कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है और देखना है कि वास्तव में कौन सा शुद्ध है। यह एमपीएसआई यूपीएसआई में बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यह पहला नंबर देख लीजिए। आ नंबर, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। ठीक है, ब नंबर हो जाएगा, यह आपकी अनधिकारी चेष्टा है। ठीक है, स नंबर हो जाएगा, यह आपकी अनाधिकारी चेष्टा है। ठीक है, द नंबर हो जाएगा, यह आपकी अनधिकारी चेष्टा है। तो यह आपकी अनधिकारी चेष्टा है कि अनाधिकार चेष्टा है कि आपका अनाधिकारी चेष्टा है? तो जल्दी से आप सोच लीजिए, पहचान लीजिए कि कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर देखिए आपका कौन सा सही होगा, है ना। आप सभी लोग ध्यान से देखिए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ब नंबर इसका राइट आंसर होगा, ब नंबर इसका राइट आंसर होगा। यह आपकी अनधिकारी चेष्टा है। क्या है? यह आपकी अनधिकारी चेष्टा है। ठीक है, यह क्या है? आपकी अनधिकारी चेष्टा है। इसमें अन प्लस अधिकार, इसमें शब्द आ गया है अन प्लस अधिकार, अन प्लस अधिकार। ठीक है, अन प्लस अधिकार, अंधिकार। तो यह क्या है? आपका अंधिकार चेष्टा है, अंधिकारी चेष्टा है। क्या है? अंधिकारी चेष्टा है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर आपका है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसमें देख लीजिए आपका कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। अ नंबर है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। ब
ब नंबर है वह अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। ठीक है। स नंबर है उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। ठीक है। द नंबर है वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग सोच लीजिए कि इसमें कौन सी गलती हो गई है, वचन की गलती है कि क्या गलती है। आप सभी लोग जानते होंगे, हिंदी तो पढ़े होंगे सभी लोग। तो चलिए एक एक शब्द को ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक एक शब्द को आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए देख लीजिए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप सभी लोग बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, स नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। स नंबर उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। इसमें जो लिखा हुआ है अधिकांश भाग, अधिकांश के साथ भाग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अधिकांश के साथ भाग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अधिकांश भाग गलत हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स नंबर उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। चौथा नंबर आपका क्या हो जाएगा। आप सभी से ये वाला क्वेश्चन तो बनता ही होगा। बंदर का स्त्रीलिंग है। बंदर का स्त्रीलिंग है। अ नंबर बंदरी, ब नंबर बांदारी, स नंबर बंदरिया, द नंबर बंदारी। तो चलिए इसका जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा। बंदर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। ठीक है। बंदर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा बंदर आप तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं बंदर के बारे में, है ना। तो बंदर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बंदर का स्त्रीलिंग हो जाएगा स नंबर इसका राइट आंसर होगा बंदरिया। ठीक है। बंदरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा। बंदरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। बंदर का स्त्रीलिंग बंदरिया होता है। क्या होता है। बंदर की स्त्रीलिंग बंदरिया होता है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए 5वां नंबर में चलते हैं। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, चिल्लाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। भाववाचक संज्ञा चिल्लाना की क्या भाववाचक संज्ञा होगी। चिल्लाई होगी कि ब नंबर चिल्लाहट होगी, स नंबर चिल्ली होगी, द नंबर चिल्लाई होगी। तो चिल्लाना क्रिया का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। चिल्लाना। ठीक है। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा चिल्लाना का भाववाचक संज्ञा। चिल्लाना एमपीएसआई में आने वाले क्वेश्चन है। एमपीएसआई यूपीएसआई का भी अभी पेपर होने वाला है, तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो आप लोग जवाब दीजिए, चिल्लाना का भाववाचक क्या हो जाएगा। तो चलिए क्या हो जाएगा इसका भाववाचक। ब नंबर इसका राइट आंसर हो गया। क्या होगा। ब नंबर इसका राइट आंसर होगा चिल्लाहट, है ना। चिल्लाहट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्लाना का भाववाचक संज्ञा। चिल्लाना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। चिल्लाहट आपके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चिल्लाना का भाववाचक संज्ञा चिल्लाहट। चलिए याद कर लीजिए, चिल्लाना का भाववाचक संज्ञा चिल्लाहट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए पूछा है कि 6 नंबर का है, वाक जाल का संधि विच्छेद होगा। वाक जाल का संधि विच्छेद होगा। वाक जाल संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। वाक जाल, है ना। तो चलिए जवाब दीजिए, वाक जाल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। आ नंबर वाक प्लस जाल, ब नंबर वग प्लस जाल, स नंबर वाक प्लस जाल, द नंबर वाक प्लस जाल। कौन सा राइट आंसर होगा। आप सभी लोग देखिए, ये तो आपकी 5वीं 6वीं की बात हो गई, 9वीं 10वीं मान लीजिए। चलिए अधिक से अधिक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मान लेते हैं।
आपने व्यंजन संधि के बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, तो वाक् जाल का राइट आंसर बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि है, हमने आपको हिंट दे दिया, व्यंजन संधि है, तो वाक् जाल का संधि विच्छेद होगा, वाक् जाल का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाक् जाल का संधि विच्छेद। ठीक है, द नंबर इसका राइट आंसर होगा बच्चों, 10 द नंबर इसका राइट आंसर होगा। वाक् प्लस जाल, वाक् प्लस जाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह है आपकी व्यंजन संधि। क्या है, आपकी व्यंजन संधि है, यह है आपका व्यंजन संधि है, वाक् प्लस जाल, है ना, वाक् प्लस जाल, वाक् जाल हो जाएगा। व्यंजन संधि में क्या होता है, किसी के साथ अगर मान लो कि यहाँ पे व्यंजन है, या व्यंजन के साथ व्यंजन भी मिल गया, तो यह का प्लस जा से गा बन गया, है ना, तो यह बन गया आपका वाक् जाल बन गया। क्या बन गया, वाक् जाल बन गया। व्यंजन संधि इसका, जब कोई भी व्यंजन मिलने से अगर उसमें उसके शब्दों में अंतर समझ में आ रहा है तो वहाँ पे व्यंजन संधि होता है ना। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला है अस्ताचल। अस्ताचल में कौन सी संधि है, अस्ताचल में कौन सी संधि है, अस्ताचल में कौन सी संधि है। दीर्घ है, अ नंबर दीर्घ है, ब नंबर गुण है, स नंबर यण है, द नंबर अयादि है। आपने स्वर संधि तो पढ़ा ही होगा। स्वर संधि के प्रकार हैं दीर्घ, गुण, यण, अयादि, स्वर संधि के प्रकार हैं। आपको हिंट दे दिए, स्वर संधि के ये सभी प्रकार हैं। अस्ताचल, अस्ताचल में कौन सी संधि होगी, अस्ताचल में कौन सी संधि होगी, चलिए बताइए, अस्ताचल में कौन सी संधि होगी, है ना, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। अस्ताचल में दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। अब आप लोग पूछोगे कैसे सर, है ना, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें अस्ताचल कैसे होगा, कैसे लिखा जाएगा। अस्त, अस्त प्लस चल, अस्त प्लस चल, अस्त प्लस चल हो जाएगा आपका अस्ताचल। अस्त प्लस चल बराबर अस्ताचल, अस्ताचल, ठीक है, अस्त प्लस चल अस्ताचल। अब दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात करें तो दीर्घ स्वर संधि में जैसे आ हो गया, अब एक और आ मिल जाएगा तो आपका बड़ा आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा आ। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी। क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है ना। तो इसमें त में आ हो रहा है और च के पहले भी यहाँ पे च के पहले भी यहाँ पे च के पहले आ रहा है और त के बाद भी पढ़ने से आ रहा है। तो आ प्लस आ तो बड़ा आ हो गया। तो जब आ प्लस आ मिलके बड़ा आ हो जाते हैं तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। क्या कौन सी संधि बन जाती है, दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। इसी प्रकार ई आ गया और ई बड़ी ई आ गई तो यहाँ पे बड़ी ई, इसका बड़ी ई बन जाएगा तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, है ना। और ऊ हो गया और यहाँ पे ऊ एक ठो और आ गया तो आपको बड़ा ऊ बन जाएगा तो यहाँ पे भी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो आपको समझ में आता होगा कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है और कैसे बन जाती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अस्ताचल है ना, अस्त प्लस चल है। तो अस्त प्लस चल मिलके दीर्घ स्वर संधि का निर्माण कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे तो अब उनको मालूम हो गया होगा कि दीर्घ स्वर संधि कैसे होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास 8वां नंबर है। प्रिय प्रवास किसकी काव्य कृति है, प्रिय प्रवास किसकी काव्य कृति है। तो आप सभी लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, किसकी रचना है। आ नंबर मैथिली शरण गुप्त, ब नंबर अयोध्यासीन उपाध्याय हरिऔध, है ना, इनका उपनाम है हरिऔध। क्या है, उपनाम है हरिऔध, उपनाम इनका क्या है, हरिऔध है। ठीक है। श्रीधर, स नंबर श्रीधर,
द नंबर रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रिय प्रवास किसकी काव्य कृति है? आप सबको मालूम होगा कि प्रिय प्रवास किसकी काव्य कृति है ना। आप लोग बहुत ज़्यादा उस समय 10वीं और 12वीं में 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं आप लोग पढ़े हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। आप सबको ज़रूर मालूम होगा, ज़रूर पढ़े रहे होंगे, भले आपको भूल गया है, लेकिन प्रिय प्रवास किसकी रचना है ये सभी बताइए। तो आपका सही राइट आंसर इसका हो जाएगा अयोध्या सेन उपाध्याय हरिऔध। क्या हो जाएगा? अयोध्या सेन उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किनकी रचना है? तो अयोध्या सेन उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो इनकी और रचनाएं हैं जो कि प्रिय प्रवास के अलावा है वैदेही वनवास। क्या है? वैदेही, इसकी रचना है वैदेही वनवास, है ना। इनकी और भी रचनाएं हैं जिनमें से है एक वैदेही और एक वनवास, जो कि बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं वैदेही और वनवास। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास अयोध्या सेन उपाध्याय हरिऔध की रचना है। आप सभी को मालूम हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम सभी चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 9वां नंबर है, कौन सी रचना भगवती चरण वर्मा की है? कौन सी रचना भगवती चरण वर्मा की है? ऑप्शन नंबर आ है चारुमित्रा, ऑप्शन नंबर ब है चित्रांगदा, ऑप्शन नंबर स है चित्रलेखा, ऑप्शन नंबर द है तरुण। तो कौन सी रचना भगवती चरण वर्मा की है? आप सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए। आप सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि भगवती चरण वर्मा की कौन सी रचना है? भगवती चरण वर्मा की कौन सी रचना है? तो चलिए कोई बात नहीं, स नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रलेखा। चित्रलेखा राइट आंसर हो जाएगा चित्रलेखा। तो भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा प्रसिद्ध रचना है। यह क्या है? तो यह भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, इसमें इस पर फिल्म भी बनी है। क्या बनी है? इस पर फिल्म भी बनी है। भगवती चरण वर्मा के इस रचना पर फिल्म भी बनी है, फिल्म, है ना। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखने की कोई समय नहीं है, आपको पढ़ना है। यूपीएसआई के पेपर होने वाला है, एमपीएसआई के आने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन का निर्माण किया है। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी देखिए और जल्दी से जल्दी अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर, शिला पंख चमकीले किसकी रचना है? अरे शिला पंख चमकीले किसकी रचना है बताइए? शिला पंख चमकीले। आ नंबर है सुमित्रा नंदर पंत, आ नंबर है सुमित्रा नंदर पंत, ब नंबर है निराला, स नंबर है माखन लाल चतुर्वेदी और द नंबर आपका है गिरिजा कुमार। ठीक है, तो चलिए आप लोग जवाब दीजिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। पंख निराला किसकी रचना है? शिला पंख चमकीले सुमित्रा नंदन पंत है कि निराला है कि माखन लाल चतुर्वेदी है कि गिरिजा कुमार है? शिला पंख चमकीले किनकी रचना हो जाएगी? तो शिला पंख चमकीले। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर गिरिजा कुमार। गिरिजा कुमार माथुर इनकी रचना है, गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर सब सही आंसर हो जाएगा इसका, गिरिजा कुमार माथुर। शिला पंख चमकीले किनकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। किनकी है? गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी बर्तनी शुद्ध है? कौन सी बर्तनी शुद्ध है बताइए? कौन सी बर्तनी आपकी शुद्ध है? ठीक है, कौन सी बर्तनी शुद्ध है? 11वां नंबर आपका हो जाएगा कौन सी बर्तनी शुद्ध है? कि कई है, के कई है कि कैकेयी है कि कई है के ई है ना। आपने राजा दशरथ की पत्नी का नाम तो सुना होगा, है ना। उनका क्या नाम था? आप सभी लोग उनको भी अगर ध्यान में मतलब उनका भी ध्यान लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा
कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है ना। तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है, आपको तो पता चल गया होगा। जैसे ही हमने हिंट दिया है आपको कि राजा दशरथ की पत्नी का नाम था कैकेयी, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ब नंबर हो जाएगा। ब नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कैकेयी, है ना। कैकेयी, है ना। कैकेयी, कैकेयी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थी कैकेयी, राजा दशरथ की पत्नी थी। कौन थी, राजा दशरथ की पत्नी थी कैकेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैकेयी, है ना। वर्तनी शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। 12वां नंबर है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अ नंबर अरुण, ब नंबर तरुण, स नंबर करुण, ग नंबर गरुण। तो किसकी अशुद्ध है, थोड़ा सा अशुद्ध है। इसमें आप सभी लोग जान नहीं पाएंगे कि कौन सी अशुद्ध है। तो चलिए जवाब दीजिए, कौन सा आपका अशुद्ध है। कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताइए कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। समझ में आ रहा है। चलिए समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कौन सी अशुद्ध है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें अ नंबर बिल्कुल सही है। अ नंबर बिल्कुल सही है। तरुण भी बिल्कुल सही है। करुण भी बिल्कुल सही है। इसका गरुण अशुद्ध लिखा हुआ है। क्या है, गरुण अशुद्ध लिखा हुआ है। तो गरुण इसका सही हो जाएगा गरुण, ये वाला अड़ा, है ना। कौन सा अड़ा हो जाएगा, ये वाला अड़ा आपका हो जाएगा ये गरुड़, ये वाला अड़ा। इसलिए यह अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है। गरुण, ये वाला गरुण बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला गरुण बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए यह शब्द गरुण अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर आपका क्या है। 13वां नंबर, चलिए बताइए। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, बताइए। अ नंबर कनिष्ठ, ब नंबर बलिष्ठ, स नंबर घनिष्ठ, द नंबर अरिष्ठ। कौन सा अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, कनिष्ठ बिल्कुल सही है। कनिष्ठ बिल्कुल सही है। घनिष्ठ भी सही है। अरिष्ठ भी सही है। तो तीनों सही है। बलिष्ठ इसका गलत जवाब है ना। बलिष्ठ जो है सही नहीं है। बलिष्ठ का सही रूप क्या हो जाएगा, बलिष्ठ का सही रूप हो जाएगा, बलिष्ठ का सही रूप बलिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बलिष्ठ हो जाएगा। बलिष्ठ इसका सही रूप हो जाएगा बलिष्ठ। बलिष्ठ का सही रूप हो जाएगा बलिष्ठ, जो कि सही है। तो हम पढ़ेंगे इसको बलिष्ठ। क्या पढ़ेंगे, बलिष्ठ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बलिष्ठ पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है 14 नंबर हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप सभी लोगों को लगता होगा कि एमपीएसआई, यूपीएसआई, एमपीएसआई में मतलब क्या पढ़ाया जा रहा है कि यह बार बार पढ़ाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वर्तनी शुद्ध अशुद्ध बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर सीख भी लेते हैं आप तो गलती नहीं करेंगे, है ना। आपके पास कोई त्रुटि नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, एमपीटीईटी का भी पेपर होने वाला है। एमपीटीईटी है ना, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, शिक्षक पात्रता वर्ग 3, शिक्षक पात्रता वर्ग 3, वर्ग 3 के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। वर्ग 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। एमपीएसआई, यूपीएसआई, वर्ग 3 शिक्षक पात्रता हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है, बताइए।
द्वादका, आकाल, सन्यासी, अजीब का। अजीब का कौन सी बर्तनी शुद्ध है? चारों ऑप्शन आप लोग देखिए कौन सा सही हो जाएगा। किसकी बर्तनी शुद्ध है? ठीक है, किसकी बर्तनी शुद्ध है? कौन सी बर्तनी शुद्ध है? द्वादका बिल्कुल गलत है। ठीक है, अकाल, अकाल में होना चाहिए बड़ा का ला, अकाल होना चाहिए। अजीविका, अजीविका में होना चाहिए आपका आजीविका, आजीविका ये होना चाहिए आजीविका। तो आजीविका ना हो करके आजीविका है, इसमें आकाल है, तो इसका सही रूप हो जाएगा सन्यासी। तो सन्यासी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध रूप है सन्यासी। सन्यासी को सेम ऐसे ही लिखा जाता है सन्यासी। तो चलिए सन्यासी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन्यासी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 15वां नंबर है, कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची है? तो कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची है? आ नंबर वचन, ब नंबर रसना, स नंबर जीव, द नंबर स्वाद। कौन सा जीव का पर्यायवाची हो जाएगा? चलिए आप लोग जवाब दीजिए। जीव का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? जीव जिसमें हम खाते पीते हैं, स्वाद लेते हैं, आप सबको याद आ गया होगा जीव, है ना। जीव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो चलिए कोई बात नहीं, ब नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब नंबर रसना इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसना बिल्कुल सही जवाब है। जीव का पर्यायवाची रसना ही होता है। रसना जीव का पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सरिता का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द सरिता का पर्यायवाची है? सरिता, सरिता आपको याद आ गया होगा। सरिता की पर्यायवाची क्या है? सरिता मीन्स नदी। नदी की पर्यायवाची क्या है? सरिता। आ नंबर तटनी है, ब नंबर निम्ना है, स नंबर त्रिपथगा है, द नंबर तरंगिणी है। द नंबर तरंगिणी है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द सरिता का पर्यायवाची है? सरिता का पर्यायवाची है। तो सरिता का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? ठीक है, तो सरिता का पर्यायवाची लगभग हमको तो समझ में आ रहा है क्या तीनों पर्यायवाची है। 3 ठो सरिता का पर्यायवाची है। तटनी भी है, त्रिपगथा भी है, तरंगिणी भी है। यह तीनों सरिता का पर्यायवाची है। क्या है? तीनों सरिता का पर्यायवाची है। सरिता मीन्स होता है नदी। ठीक है, नदी की पर्यायवाची तीनों की तीनों है। निम्ना इसका पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे होना चाहिए था कि किसका पर्यायवाची नहीं है। क्या होना चाहिए था? किसका पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्ना इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी यह तीनों के तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तटनी, त्रिपगथा और तरंगिणी इसका तीनों पर्यायवाची है। नदी का तीनों पर्यायवाची है। तटनी, तटनी भी है और त्रिपगथा भी है और तरंगिणी भी है। इसलिए इसका सही आंसर होगा निम्ना। निम्ना इसकी पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा, पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। 17वां है, मन बढ़ना मुहावरे का अर्थ है। मन बढ़ना, मन बढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मन बढ़ना मुहावरे का अर्थ है प्रेम करना, दूसरा है शत्रु को परास्त कर देना, तीसरा है क्रोध आना, चौथा है उद्धत होना। तो मन बढ़ना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन बढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मन बढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मन बढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मन बढ़ना मुहावरे का अर्थ द नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
द नंबर उद्धत होना, उद्धत होना, क्या होना, उद्धत होना, उद्धत होना। द नंबर उद्धत होना, मन बढ़ना का सही अर्थ क्या हो जाएगा मुहावरे का, उद्धत होना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है कि आँख में चढ़ना, आँख में चढ़ना, आँख में चढ़ना मुहावरे का अर्थ है, आँख में चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। आप लोग सुने होंगे, अरे आँख में चढ़ गया है मेरे, है ना, तो मेरे आँख में चढ़ गया है, जब तक इसको हम कुछ नहीं करेंगे तो हार नहीं मानेंगे। तो आँख में चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, आँख में चढ़ना। अ नंबर है खटकना, ब नंबर है क्रोध आना, स नंबर है पसंद आना, द नंबर है त्याग देना। तो आँख में चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, आँख में चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अ नंबर खटकना, 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 ठीक है ना। आँख में जो चढ़ जाता है तो हमेशा आँखों में क्या करता है, खटकता रहता है, उससे जलन हो जाती है, उससे क्या हो जाती है, जलन हो जाती है। आँख से खटकना, हमारे आँखों में चढ़ा रहता है दिन भर, है ना, उसका याद क्या ध्यान आता रहता है। आँख चढ़ना, आँख में चढ़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खटकना, क्या हो जाएगा, खटकना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर पूछा गया है। दाल भात में मूसर चंद कहावत का अर्थ है, दाल भात में मूसर चंद कहावत का अर्थ है। तो दाल भात में मूसर चंद कहावत का अर्थ है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। अ नंबर खिचड़ी में गुड़ डालना, अ नंबर खिचड़ी में गुड़ डालना, ब नंबर दाल भात में कंकड़ निकलना, ठीक है, स नंबर उचित परामर्श देना, द नंबर अवांछित होना, अवांछित होना। तो दाल भात में मूसर चंद कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा, दाल भात में मूसर चंद कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसमें होगा अवांछित दखल होना, अवांछित दखल होना, ठीक है। तो दाल भात में मूसर चंद, इसका कहावत का द नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अवांछित दखल होना, अवांछित दखल होना, है ना। दाल भात में मूसर चंद, इसका सही अर्थ होगा क्या होगा, अवांछित दखल होना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला, चलिए अगला देखिए 20 नंबर आपका है। ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुँह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है। ऊँट के मुँह में जीरा लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा, ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुँह में जीरा। ऑप्शन नंबर आ है आवश्यकता से बहुत कम पूर्ति, ऑप्शन नंबर बा है ऊँट को जीरा खिलाना, ऑप्शन नंबर सा है पूरी सहायता करना, ऑप्शन नंबर दा है ऊँट को बस में करना। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ होगा, तो ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या होगा, तो आ नंबर इसका राइट आंसर होगा आवश्यकता से बहुत कम पूर्ति, आवश्यकता से बहुत कम पूर्ति, यानी जितनी आवश्यकता है उतना न मिल पाना ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है ना। आपने पढ़ाई बहुत ज़्यादा की, उसके अनुसार आपको सर्विस नहीं मिल पाई, उससे छोटी मिल गई, तो आपको क्या हुआ, आपको लग रहा है कि ऊँट के मुंह में जीरा है, ऊँट के मुंह में जीरा मिला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जितनी हिम्मत थी उतना आपने कर दिखाया, अपना जीवन यापन करने लगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऊँट के मुंह में जीरा ही सही, है ना। तो ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब आवश्यकता से बहुत कम पूर्ति होना, संतुष्टि होना चाहिए आपके मन में, क्या होना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ऊँट के मुंह में जीरा मतलब आवश्यकता से बहुत कम पूर्ति। चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछा गया है संयोग शब्द का विलोम है, संयोग शब्द का विलोम है। संयोग शब्द का क्या अर्थ होता है पहले तो जान लीजिए। तो संयोग शब्द का अर्थ होता है जुड़ाव, क्या होता है, संयोग शब्द का अर्थ होता है जुड़ाव, क्या होता है, जुड़ाव। संयोग शब्द का अर्थ होता है जुड़ाव, ठीक है। तो संयोग शब्द का क्या विलोम हो जाएगा, संयोग शब्द का क्या विलोम हो जाएगा, संयोग शब्द का क्या विलोम हो जाएगा, चलिए बताइए आप सभी लोग। संयोग शब्द का अर्थ होता है जुड़ाव, तो इसका सही विलोम क्या होगा।
तो संयोग शब्द का विलोम अ नंबर है दुर्योग, ब नंबर वियोग, स नंबर सहयोग, द नंबर कुयोग। तो कमेंट में जवाब दीजिए कि क्या हो जाएगा संयोग शब्द का विलोम। संयोग शब्द का विलोम, चलिए कोई बात नहीं, ब नंबर इसका राइट आंसर होगा वियोग। वियोग मीन्स बिछुड़ना, वियोग मीन्स बिछुड़ना, क्या होना, बिछुड़ जाना। वियोग मीन्स बिछुड़ना और संयोग मीन्स जुड़ा होना, जुड़ना। तो बिछुड़ जाना, संयोग का विलोम क्या हो जाएगा, वियोग। क्या हो जाएगा, वियोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, 22 नंबर है, अधम शब्द का विलोम है। अधम शब्द का विलोम है, अधम, अधम शब्द का विलोम है। अधम शब्द का क्या विलोम हो जाएगा, अधम, अधम शब्द का विलोम है। अधम का अर्थ होता है बेकार। क्या होता है, अधम शब्द का अर्थ होता है बेकार, बिना काम का। अधम शब्द, अधर्मी जिसको बोलते हैं, बिना काम का, बेकार, बेकार व्यक्ति। तो अधम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, स नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम। उत्तम मीन्स अच्छा, उत्तम का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा, है ना। तो अधम का, अधम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अधम शब्द का विलोम हो जाएगा उत्तम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, कौन सा हमारा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 23 नंबर है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए शब्द है। इसमें एक शब्द पूछा गया है, एक शब्द है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द में उत्तर क्या होगा। अ नंबर प्रपण, ब नंबर अर्पण, स नंबर पत्रहीन, द नंबर विकर्ण। ठीक है ना। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, अर्पण। अर्पण की जगह में यहाँ पे हो जाएगा अर्पणा, अर्पणा, अर्पण की जगह क्या हो जाएगा, अर्पणा। तो कौन सा सही आंसर होगा, आप लोग जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, कौन सा सही आंसर होगा। चलिए बताइए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जब पत्ते झड़ जाते हैं उस समय के मौसम को क्या बोलते हैं, उस समय के मौसम के क्या बोलते हैं, उस समय के मौसम के हम बोलते हैं पतझड़। क्या बोलते हैं, पतझड़। जब पत्ते झड़ जाते हैं, है ना। गर्मियों में आपने देखा होगा, गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में हमेशा पत्ते क्या होते हैं, गर्मी के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं। क्या होते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते पूरी तरह से झड़ गए हों, तो क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, अर्पणा। अर्पणा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्पणा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ब नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, जिस पेड़ के पत्ते बिल्कुल झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर हमारा समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, कोई बात नहीं, आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मोबाइल से अपने यूट्यूब में वीडियो को देखते रहिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगली क्लास जब आपकी स्टार्ट होगी, है ना, तो आप सभी लोग को तैयार रहना है। तब तक के लिए चलिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।